वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान। अस्सलाम वालेकुम। और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। अमरीकी शहर लॉस वेगस में मास शूटिंग के मुल्जिम की पेचीदा तस्वीर उभर रही है। अब तक सामने आने वाली मालूमात शामिल है हमारे आज के प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अमरीकी तारीख की मोहलिक तरीन शूटिंग, वाकयात कब और कैसे रूनुमा हुए? It was an act of pure evil. क्या मास शूटिंग्स के वाकयात को रोकना मुमकिन है? The memory of those who displayed the ultimate expression of love in the midst of an unimaginable act of hate will never fade. और कराची का एक फुटपाथ स्कूल जो जरूरतमंद बच्चों की जिंदगी बदल रहा है। दुनिया भर के सयाहों में मकबूल अमरीकी शहर लास वेगस में पुलिस गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बदतरीन मैस शूटिंग की तहकीकात में मसरूफ़ है। इस वाक़े में 59 अफराद हलाक और 527 ज़ख्मी हो गए। अब तक सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक 64 साला मुल्जिम स्टीवन पैडक ने होटल की 32वीं मंजिल पर अपने कमरे में 23 बंदूकें जमा कर रखी थीं, जिनसे उसने सड़क पार कॉन्सर्ट के लिए जमा अफराद को निशाना बनाया। इससे पहले कि हम लास वेगस में हमारे नुमाइंदा से हमलावर के मुतालिक तफसीलात लें, देखते हैं कि यह वाक़या कब और कैसे रोनुमा हुआ। इतवार की रात मकामी वक्त के मुताबिक 10:08 पर लास वेगस की मशहूर स्ट्रिप पर गोलियां चलती हैं। ठीक 8 घंटे बाद पुलिस इंतबाह जारी करती है कि इलाके में शूटर मौजूद है। 11 बजे तक इस मसरूफ़ इलाके का एक हिस्सा सयाहों से खाली करा लिया जाता है। 20 मिनट बाद ही खबर आती है कि कई ज़ख्मी मकामी अस्पतालों में लाए गए हैं और 12 बजे तक पुलिस ऐलान कर देती है कि एक शूटर मारा जा चुका है। पुलिस के मुताबिक जब उन्होंने होटल में स्टीवन पैडक के कमरे पर धावा बोला तो वो अपनी जान ले चुका था। इस वक्त हमारे साथी रॉनी डंकन लास वेगस में मौजूद हैं। रॉनी, you're on the strip right now and police recovered a huge number of weapons from Stephen Paddock's home as well as his hotel room. Tell us a little bit about that. What all did they find? Well, on September 28th, Sarah, he checked into the Mandalay Bay. He came in with 10 bags, 10 huge bags, according to the people who are basically there. And they saw these bags, but they were not alarmed by these bags. And the reason why they were large, chances are they were golf bags, and perhaps they thought there was nothing strange about that. So I want you to take a look, because right down there is the Mandalay Bay. On the 32nd floor, that's where the shots came from. And a lot of people are still wondering. But he didn't fit the profile of what you would find for an individual that would kill so many people instantly all at one time. Right. सो 28 सितंबर को इस शख्स ने होटल में चेक इन किया। मैंडले बे जो जिसकी तरफ अभी रॉनी डंकन ने इशारा भी किया, उनके पीछे सुनहरी बिल्डिंग रॉनी डंकन के पीछे है जो आप देख सकते हैं, दैट्स मैंडले बे होटल। वहाँ पे जब उन्होंने चेक इन किया तो 10 बैग्स वो शख्स अपने साथ लेकर आए, लेकिन कोई हैरान नहीं हुआ क्योंकि ये बड़े बड़े होटल्स हैं। हो सकता है लोग समझते हैं कि जी कोई गोल्फ खेलने आया है या किसी और इवेंट में हिस्सा लेने आया है तो उसके पास बड़े बड़े बैग्स होंगे, और इसी वजह से कोई ख़ास हैरत नहीं हुई लोगों को। लेकिन इस शख्स का मकसद यही था कि वो यहाँ मौजूद अफराद को निशाना बनाए। रॉनी, you talked a little bit about the profile. Police has found some more details about his background. Tell us a little bit about those. Well, he was an accountant. He was a guy who basically had a lot of money. And he was also a licensed weapons holder, meaning that it was legal for him to buy a gun, buy a rifle. But the semi-automatic rifles, that is a question that a lot of people are trying to answer right now. There were more than 20 weapons in his hotel room. And when they got to his home in Mesquite, a 55 and older resort for older folks, they found out that he had more than 16 weapons there, and there was also a bomb in his car. So to say that this wasn't premeditated, maybe perhaps is throwing logic out of the window. This man had a mission. He fulfilled that mission, unfortunately, for the more than 500 people who were injured and more than 50 who perished. सो अगरचे स्टीवन पैडक का प्रोफाइल एक आम इस तरह के मैस शूटर से नहीं मिलता, क्योंकि आम तौर पे वो सफ़ेद फार्म और कम उम्र होते हैं इनकी निस्बत। आम तौर पे 30 की रेंज में उनकी एज होती है। स्टीवन पैडक 64 साल के थे जब पुलिस ने इनकी घर की और होटल की तलाशी ली। तो होटल के तो हमने आपको बताया कि 23 डिफरेंट वेपन्स वहाँ पे मिले। घर में भी 16 डिफरेंट फायर आर्म्स यानी डिफरेंट तरह की बंदूकें और पिस्तौलें मिली। लेकिन वो एक लाइसेंस्ड वेपन ओनर थे, इसलिए ये भी हैरत की बात नहीं थी कि एक शख्स जो है वो इस तरह के हथियार ख़रीद रहा है। लेकिन ये सवाल ज़रूर उठाया जा रहा है कि सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स उनके पास किस तरह से थे। साबिक अकाउंटेंट, मालदार भी था, पैसा भी था, तो ऐसा प्रोफाइल नहीं था जो आमतौर पे समझा जाए कि शूटर का होगा। लेकिन ये थ्योरी कि ये अचानक हुआ, पहले से नहीं सोचा गया। रॉनी डंकन बता रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है उससे लगता है कि जब एक शख्स ने इतनी बड़ी तादाद में वेपन्स जमा किए तो यकीनन वो कुछ करने का सोच रहा था। बट व्हाट वाज ही थिंकिंग अबाउट, वी डोंट नो दैट येट, राइट?
Absolutely. You're talking about an accountant. You're talking about a guy who was a frequent visitor here to Las Vegas. I mean, he enjoyed coming here to the Strip. And as you can see, so many of the different sites, and I know people want to know about this man, but what about this city? As you can see, this is Tropicana Boulevard. And once again, traffic is starting to move. But as you get closer to the Mandalay Bay, you will see there are 2 police cars. You cannot go up north or you cannot go south. Now, in reference to Stephen Paddock, 64 years of age, retired, a guy who did not fit the profile. But we do understand that his father was wanted by the FBI, one of the most wanted men in America back in the 1960s for bank robbery. And he had some psychological problems, schizophrenic. Now, I want to talk about how this city has come together, Sarah, and I don't want to take all your time, but I can show you this at the MGM Grand. You see that there? Our prayers are with the victims, our gratitude for the brave first responders, and that is by the MGM Grand Hotel and Casino. All of the different casinos around the city are doing the same thing, Sarah. They are putting up big signs that are telling people that we have not forgotten what has happened. This is a resilient city, and even though this has happened, I've seen so many people who have been so sad and so depressed over the whole thing. You can tell yesterday was different. Yes, there were people out on the Strip, but the one thing they had on their minds were the people who perished from this deadly attack. The deadly mass attack in America. تو جیسے رانی نے ہمیں دکھایا کہ اس وقت شہر کی مختلف سڑکوں پر ٹریفک چل تو رہی ہے، لیکن مینڈلے بے جہاں سے یہ واقعہ رونما ہوا وہاں پہ پولیس موجود ہے، لیکن علاقے کے بہت سارے ہوٹلز جو ہیں وہاں پہ بڑے بڑے سائنز لگے ہوئے ہیں، نہ صرف ان لوگوں کی یاد میں جن کی جانیں کل چلی گئیں ایک ہولناک واقعے میں، بلکہ ان فرسٹ رسپونڈرز کی تعریف میں بھی جنہوں نے بہت سی جانیں بچائیں. تھینک یو ویری مچ رانی فار دس اپڈیٹ. You're welcome, sir. اور جیسے رونی ہمیں بتا رہے تھے شوٹنگ کے واقعے کے بعد شہر کی رونقیں واپس لوٹ رہی ہیں اور اس واقعے میں میڈیکل ایمرجنسی عملے اور ان عام شہریوں کو ہیرو قرار دیا جا رہا ہے جنہوں نے موقع پر کئی افراد کی جانیں بچائیں. جب یہ واقعہ رونما ہوا تو امریکہ کے مشرقی ساحل پر پیر کا سورج طلوع ہونے والا تھا. واشنگٹن میں اس واقعے پر کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے جاننے کے لیے چلتے ہیں ندیم یعقوب کے پاس جو اس وقت کیپٹل ہل پر موجود ہیں. ندیم، اس واقعے کے بعد امریکی صدر اور اراکین کانگریس کیا کہہ رہے ہیں؟ اس واقعے کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کل یعنی بدھ کے روز لاس ویگس جائیں گے. گزشتہ روز اپنے خطاب میں انہوں نے جو ہلاک ہونے والے افراد ہیں ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ غم اور صدمے کے ان لمحات میں ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ برا عمل جو ہے وہ ہماری یکجہتی کو متزلزل نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ محبت ہماری پہچان ہے اور یہی پہچان ہماری برقرار رہے گی. اس بارے میں ہم نے ایک رپورٹ ترتیب دی ہے، آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں اور پھر اس پر مزید بات کریں گے. مسلح شخص نے لاس ویگس کے ہوٹل روم کی کھڑکی میں ایک سوراخ میں سے کانسرٹ میں شریک ہجوم پر فائرنگ کی. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ابتدا میں فائر کی آواز سن کر وہ سمجھے کہ کوئی فائر کریکر ہے. جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ گولیوں کی آواز ہے تو وہ خوف زدہ ہوئے. Like some were falling and some were screaming and yelling. صدر ٹرمپ اور نائب صدر مائک پینس نے اپنی بیویوں کے ہمراہ وائٹ ہاؤس کے لان میں ہلاک ہونے والوں کے اعزاز میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی. صدر نے امریکی پرچم سرنگوں رکھنے کا حکم دیا ہے. اس واقعے کے بعد بہت سے لوگ زخمیوں کے لیے خون کے عطیات دینے کے لیے جمع ہو گئے. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارہ ہکبی سینڈرز نے امریکیوں کے جذبات کو سراہا. وہ لوگ جنہوں نے نفرت کے ایک ناقابل تصور عمل کے دوران شدید محبت کے جذبات کا اظہار کیا، ان کی یاد کبھی ماند نہیں پڑے گی. ان کی مثالیں اس حقیقت کے لیے ایک دائمی یاد دہانی کا کام کریں گی کہ امریکی روح کو کبھی بھی توڑا نہیں جا سکتا. داعش نے اس حملے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملہ آور نے حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا. تاہم تحقیقات کرنے والوں کا کہنا ہے کہ انہیں حملہ آور کے کسی گروہ کے ساتھ روابط کا پتہ نہیں چل سکا. اس شخص نے اکیلے یہ کام کیا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ اسے کیسے روکا جاتا. اس کے خاندان والے اسے دولت مند شخص قرار دیتے ہیں جسے جوا کھیلنے کا شوق تھا اور اکثر وہ فلوریڈا میں اپنی ماں کو مہنگے بسکٹوں کے ڈبے بھجواتا تھا. ماضی میں وہ کسی مجرمانہ کارروائی میں ملوث نہیں رہا تھا. میرا مطلب ہے میرے بھائی نے جو کچھ کیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ہمیں گولی ماری ہو، جیسے میرے بچوں کو ہلاک کیا ہو. میں اس سے زیادہ کیا حیرت زدہ ہوں گا. اس واقعے کے بعد امریکہ میں یہ بحث چل پڑی ہے کہ کس طرح سیاسی رنگ دیے بغیر خون ریزی کے واقعات کو روکا جا سکے.
जी, अमेरिका में जैसे मैंने कहा ये बहस चल पड़ी है कि किस तरह से गन कंट्रोल के कवानीन जो है उनको सख्त किया जाए। इससे पहले भी इस तरह की बहस जो है वो यहाँ पर जब भी कोई वाक़या होता है तो इस तरह की बहस चल पड़ती है। कांग्रेस की अवान नुमाइंदगान में जो माइनॉरिटी लीडर हैं नैंसी पेलोसी, उन्होंने स्पीकर पॉल रायन को एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक सिलेक्ट कमेटी जो है तश्कील दी जाए ताकि ये कवानीन जो हैं गन कंट्रोल के हवाले से उनके बारे में जो तजावीज़ हैं सख्त करने के हवाले से उन पर काम किया जाए। इसी तरह डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर जो क्रिस मर्फी हैं, उन्होंने अपने साथियों से कहा है कि जब तक वो इस बारे में कुछ करेंगे नहीं, इस तरह के वाक़यात जो हैं उनको रोकना मुश्किल है। जो रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेसमैन हैं स्टीव स्कलीस, जिन्हें जून में गोली मारकर ज़ख्मी कर दिया गया था, वो पिछले हफ्ते ही काम पर आए हैं, कांग्रेस में वापस आए हैं। उन्होंने इस जो वाक़या इसकी मज़म्मत तो की है, लेकिन इसके कवानीन में तरमीम के हवाले से कोई बात नहीं की। रवायती तौर पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो इन कवानीन को सख्त करने के हामी रहे हैं, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी जो है वो नरम कवानीन चाहते हैं गन कंट्रोल के हवाले से, और ये उनकी कोशिश है कि ये मामला जो है वो एजेंडे पर सर फहरिस्त ना आए। जी नदीम याकूब हमें लास वेगस में शूटिंग के मुतालिक वाशिंगटन से आने वाले रद्द-ए-अमल के बारे में अपडेट्स दे रहे थे। थैंक यू नदीम। और अमेरिका की हालिया तारीख की इस बदतरीन शूटिंग से मुतालिक अपडेट्स हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर मुसलसल जारी हैं। इस वेबसाइट पर अब दुनिया के दीगर हिस्सों से आने वाली अहम खबरें और मालूमाती रिपोर्ट्स भी पढ़ सकते हैं। और क्या ये पता लगाना मुमकिन है कि कोई शख्स कत्लेआम का इरादा रखता है? इस पर हम बात करेंगे सिक्योरिटी एक्सपर्ट से, लेकिन पहले देखते हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाली कुछ अहम और इंटरेस्टिंग खबरें वर्ल्ड व्यू में। 3 साल कबल लापता होने वाले मलेशियन एयरलाइंस के मुसाफिर जहाज की तलाश करने वाले ऑस्ट्रेलिया ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो की हतमी रिपोर्ट में कहा गया है कि तलाश के दौरान जहाज का कोई पता नहीं लगाया जा सका। लापता होने वाले जहाज में 239 अफराद सवार थे। कीनिया में इलेक्शन में मुबैना धांधली पर एहतजाज करने वाले अपोजिशन जमात के मुजाहिरीन पर पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की। कीनिया की सुप्रीम कोर्ट मुल्क में सदारती इंतखाबात दोबारा करवाने का हुक्म दे चुकी है। शाम के शहर दमिश्क में 2 खुदकुश हमलों में पुलिस एहलकारों और शहरियों समेत 16 अफराद हलाक हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों ने एक पुलिस स्टेशन पर बमों से हमला किया, जबकि एक खुदकुश हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। ऑस्ट्रेलिया में कोआला को इमारती तामीर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन से नीचे उतारने के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। एक ड्राइवर ने सड़क पर भटक कर आने वाले कोआला को हादसे से बचाने के लिए उसका पीछा किया, जिससे भागकर वो मशीन पर चढ़ गया। कोई भी ऐसा वाक़या जिसमें बड़ी तादाद में लोग हलाक हों, इस सवाल को जन्म देता है कि क्या उसे रोकना मुमकिन था। इसी बारे में हम बात करेंगे हमारी आज की मेहमान से, जो वाशिंगटन के तहकीकी इदारे न्यू अमेरिका फाउंडेशन में सिक्योरिटी उमूर की माहिर हैं, और इनका नाम है टैरा मॉलर। टैरा, वेलकम टू व्यू 360. So this mass shooting has happened in Vegas. Generally, we know that law enforcement agencies keep an eye on suspected terrorists. Is there any database of suspected mass shooters? Sure. So I was at a Senate hearing last week, and the FBI director stated there are about 1,000 open cases, active investigations for domestic terrorism, and 1,000 for more foreign jihadi or ISIS or other international related terrorists. And those are, active investigations. Having said that, in this case, we have not yet seen any evidence yet of any tie to any group, domestically or foreign. So it's not clear that this type of case would fall into either of those. And this individual had no criminal history, so he wouldn't be on any watch list for any previous criminal behavior. So that's what's mysterious about this case. If the individual had a background that had a checkered criminal history, it's possible he would have been on law enforcement's radar, but it doesn't seem that he was. Okay. So टैरा कहती हैं कि जो अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी जो है, बराए जो दाखिली सिक्योरिटी का महकमा है यहाँ पे,
ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت 1000 ایسے اوپن کیسز ہیں جن کا تعلق فورن ٹیررزم سے، اور اسی طرح ڈومیسٹک ٹیررزم کے بھی 1000 کیسز اس وقت کھلے ہیں جن کی تحقیقات جاری ہیں. لیکن چونکہ اسٹیون پیڈک جو اس لاس ویگس کی شوٹنگ میں ملوث تھا اس کا کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ چونکہ نہیں تھا، تو ضروری نہیں ہے کہ پھر ایسا شخص کسی ڈیٹا بیس میں بھی موجود ہو اور اس پہ نظر رکھی گئی ہو. We saw that he bought a huge number of weapons. Now anyone who wants to engage in terrorism could also do that. Let's say he turns out to not be affiliated with any terror group and this was just a lone shooter. But this also tells us that a prospective shooter could also buy this much weapons. So is there an answer to whether something like this can be prevented or not? Is there a simple answer? Sure. In previous cases, whether it's a mass shooting, whether it's domestic terrorism, whether it's a foreign terrorist organization, there's always concerns about access to weapons and access to materials for bomb making. So in both those cases, there need to be mechanisms in place, purchasing guidelines for suspicious behavior when selling certain types of bomb making equipment, and also, background checks for gun use, which would rule out people with certain histories. Again, in this case, we don't know. He may have purchased some of these legally. We're not really sure. And I'm sure law enforcement is going to be looking at every single one of those weapons and tracing how he was able to get them. سو ٹھہرا کہتی ہیں کہ یہ پتہ لگانا کہ کوئی شخص کس لیے ویپنز جمع کر رہا ہے یہ ضروری ہے، اور خاص طور پر یہ دیکھنا کہ کوئی لائسنس لے کے ویپنز جمع کر رہا ہے یا نہیں وہ ضروری ہوگا. اور ایکسس یعنی رسائی ان ہتھیاروں تک، اس کے بارے میں بھی گائیڈ لائنس ہونی چاہیے، اور کتنے خریدے جا سکتے ہیں ایک وقت میں اور کتنوں کی اجازت ہے ایک وقت میں رکھنے کے لیے، اس بارے میں گائیڈ لائنس ہونی چاہیے. آر دیر اینی اسپیسیفک کلیئر گائیڈ لائنس آلریڈی ان پلیس in terms of how much weaponry a person can gather? And are police departments well equipped to handle these kind of cases? Well, when you're looking at cases with access to certain materials, there have been a lot of guidelines put in place in terms of selling certain types of bomb making materials, for example. And also, obviously there's a huge debate about gun control in this country. Law enforcement, for many of these cases, if the individual has nothing in the background, it really comes up to people close to the individual reporting suspicious behavior. And that's whether it's a mass shooter like this, whether it's somebody with ties to a nefarious organization, a domestic group, for example, or foreign. At some point after the checks are put in place, it's still going to rely on people reporting behavior that they see as problematic. There's no way, once the individual possesses the weapons or the explosives, in many cases it's very difficult. It's very difficult. It's behavioral. سو ایسے کیسز میں ٹھہرا کہتی ہیں کہ زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو ایسا پرپیٹریٹر ہے جس نے ایسا حملہ کیا ہے، حملہ آور جو ہے، اس کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، وہ اگر اس کے بیہیویئر سے، اس کے رویے سے متعلق پولیس کو کوئی معلومات دے سکتے ہیں تو وہ بہت کام آتی ہیں. جہاں تک ہتھیاروں اور دھماکہ خیز مواد کو جمع کرنے کا تعلق ہے تو ان کو فروخت کرنے والوں سے متعلق ہدایات ضرور موجود ہیں. لیکن یہ جو کیس ہے کیونکہ اس میں اس شخص کی کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں تھی، اس میں سب سے ضروری یہی ہوگا کہ اس کے جاننے والے پولیس کو کیا معلومات فراہم کرتے ہیں. ٹیرا، تھینک یو ویری مچ فار یور انسائٹ، وی ریلی اپریشیٹ اٹ. اینڈ ناؤ ویل گو بیک ٹو ثاقب. تھینک یو سارا. اور اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں سیکیورٹی کے حامی یہ مطالبہ عام کرتے نظر آتے ہیں کہ تارکین وطن اور پناہ گزینوں کی آمد پر پابندی لگائی جائے. لیکن سچ یہ ہے کہ ان کے آنے کے ان ممالک کے لیے بہت سے معاشی اور سماجی فوائد ہیں. امریکہ میں اس کی ایک مثال ریاست اوہایو کے شہر کولمبس کے شمالی علاقے میں دیکھی جا سکتی ہے، جس کی رونقیں تارکین وطن اور پناہ گزین بحال کر رہے ہیں. کیسے، آئیے دیکھتے ہیں. سراگا انٹرنیشنل گروسری میں غیر ملکی پھلوں اور سبزیوں کی اقسام اور دیگر اشیاء ہر نسل کے گاہکوں کے علاوہ کولمبس میں عرصے دراز سے مقیم لوگوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں. میں نے رامن نوڈلز اور بہت تیز مرچیں خریدی. مجھے یہ جگہ اس لیے پسند ہے کیونکہ یہاں پر دنیا بھر سے مختلف اشیاء کی ایک بڑی ویرائٹی پائی جاتی ہے. 5000 مربع کلومیٹر پر مشتمل یہ دکان 4 سال قبل ایک کوریائی پناہ گزین جان سنگھ نے کھولی تھی. ہمارے پاس 5 بڑے بر اعظموں افریقہ، ایشیا، جنوبی امریکہ، یورپ، بلکہ بنیادی طور پر پوری دنیا کی اشیاء موجود ہیں. ہمارے پاس 80 ملازمین ہیں اور وہ بھی دنیا کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے پناہ گزین اور تارکین وطن ہیں.
सरागा ग्रोसरी स्टोर से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर एक शॉपिंग मॉल में जुबा ट्रैवल एजेंसी है, जिसे 9 बरस कबल एक सोमाली अहमद हाजी ने खोली थी। जिस चीज़ ने मुझे ये बिजनेस शुरू करने पर आमादा किया वो वतन वापस लौटने वाले तारकीन वतन और ख़ास तौर पर सोमाली तारकीन वतन की ज़रूरत थी। उनका ज़रिया सफ़र एयरलाइन है और मैंने सोचा कि ये एक मुनाफा बख्श बिजनेस होगा। जोबा माल के अंदर सोमाली पनागुज़ीन और तारकीन वतन की छोटी छोटी दुकानें हैं और ये ग्राहकों को मुतवज्जो करने में एक दूसरे की मदद करते हैं। नस्ली तौर पर मुतनव्वो ये शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट मॉरिस रोड कॉरिडोर पर वाक़िए हैं, जो शहर के शुमाली इलाके तक फैले हुए हैं। अहमद हाजी कहते हैं कि इस कॉरिडोर की बहाली कुदरती तौर पर हुई है। मुझे शहर की इंतज़ामिया की तरफ से कोई तहरीक या तजवीज़ नहीं मिली थी। बाज़ पनागज़ीनों और तारकीन वतन में कारोबारी महारत इंतहाई बेहतर है, इसलिए वो हुकूमत की मदद के बगैर कारोबार शुरू करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। गुज़श्ता 10 बरसों में दुनिया भर से पनागुज़ीनों की एक बड़ी तादाद रियासत ओहायो के मरकज़ में आकर आबाद हो गई है। हालिया तहकीक के मुताबिक हम 900 से ज़्यादा ऐसे कारोबार गिन सकते हैं जिनका आगाज़ पनाह गुज़ीन कम्युनिटी की तरफ से किया गया और उन्होंने 2,03,000 अफराद को मुलाजमतें मुहैया की हैं। शहर की मईशत में इन पनाह गुज़ीनों का हिस्सा 1.6 अरब डॉलर है। अहमद हाजी का कहना है कि रवां साल जून में 6 मुल्कों पर सफरी पाबंदी के अदालती हुक्मनामे के बाद उनका कारोबार ड्रामाई हद तक मुतासिर हुआ है, लेकिन उनका कहना है कि वो इसी शहर में रहेंगे। जूसू के साथ शहनाज नफीस, उर्दू व्यूवे। इस हफ्ते के एजुकेशन सेगमेंट में आज हम आपको लेके जाएंगे कराची के एक फुटपाथ स्कूल पर। बिल्कुल सारा, और ऐसे स्कूल ज़रूरतमंद बच्चों की ज़िंदगियां कैसे बदल रहे हैं, जानते हैं मोहम्मद साकिब की इस रिपोर्ट में। ये कहानी है 8 साला हुजूर बख्श की, जो सिर्फ 1 साल पहले कराची की गलियों में घूमते बेघर और बेसहारा हजारों बच्चों में से एक था। लेकिन अब ऐसा नहीं। अब हुजूर बख्श क्लिफ्टन में वाक़े फुटपाथ स्कूल का तालिबे इल्म है। एच के बाद और अपनी जहानत और काबिलियत की बदौलत तालीम के मैदान में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बाहर पहले तमीज़ नहीं था, अभी अल्लाह का शुक्र है बहुत तमीज़ हो गया। अभी अपना अम्मियों को तंग भी नहीं करता हूँ। तालीम हासिल करके बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ और अपने पाकिस्तान को बचाना चाहता हूँ। बेघर और लावारिस बच्चों के लिए कायम इस स्कूल को चलाने वाली अनफास जैदी का कहना है कि असल चैलेंज तालीम देना नहीं, बल्कि मुआशरे की सोच में तब्दीली लाने का है। ये भी बिल्कुल इसी तरह से थे, नंगे पैर सड़कों पे दौड़ते हुए, लोगों की गाड़ियाँ साफ करते हुए, कचरा उठाते हुए, और बिल्कुल पता नहीं था इन्हें कि वो दुनिया में करने क्या है। ये कहती हैं कि काम मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। कुछ ऐसे भी हैं जिनके माँ बाप भी हैं, लेकिन वो सकत ही रखते थे इनको पढ़ाने की, तो बहुत खुश है। एक ज़िंदगी की नई उम्मीद है उनके अंदर उभरी, और बहुत खुशी होती है जब वो ये कहते हैं कि हमें भले रोटी मिले ना मिले, हमारा बच्चा पढ़ा दो। इस स्कूल ने सिर्फ हुजूर बख्श को आगे बढ़ने का मौका ही फराहम नहीं किया, बल्कि इसके खानदान की तालीम से मुतालिक सोच को भी यकसर तब्दील कर दिया है। बलोचिस्तान के इलाके डेरा मुराद जमाली से ताल्लुक रखने वाला ये खानदान कम वसाइल के बावजूद भी अब अपने बच्चों को तालीम के मैदान में आगे बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। अभी तो हमारे दुख होते हैं, जिस टाइम उस टाइम के ये सिस्टम हमारे गांव में नहीं था। अभी तो हम भी देख रहे हो, पछताती हूँ, जो हमारे कोई मदद करने वाला नहीं, समझा। ये बात है जो अभी बच्चे को पढ़ाती हूँ, अल्लाह इसको हिदायत कर दे, इसको अपने तालीम में अल्लाह कामयाब कर दे इसको। स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए कायम ऐसे कई स्कूल हुजूर बख्श जैसे बच्चों का मुस्तकबिल बचाने पर काम कर रहे हैं। समाजी माहिरीन का कहना है कि इन बच्चों को मनफी सरगर्मियों से बचाने के लिए सिर्फ स्कूल ही काफी नहीं, मुखय्यर हजरात का ताउन और मुसलसल निगरानी का अमल भी जरूरी है। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। हमारी दुआएं इन तमाम बच्चों के साथ हैं। ये था आज का व्यू 360। अब आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।
If I had one word to describe myself, it would be